गुड मॉर्निंग। 11th क्लास टॉपिक चल रहा है अपना चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो मैक्सिमम पार्ट मैंने कवर करवा दिया है इसमें। आज अपन करेंगे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या है? ओके बेटा, पोर्टल सिस्टम ये 3 टाइप का है। रीनल, पोर्टल, रीनल पोर्टल सिस्टम। सेकंड, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक और है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब बच्चों पोर्टल सिस्टम क्या है? व्हाट इज द पोर्टल सिस्टम? बच्चों कई एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि कई बार कुछ वेन्स जो होती हैं वो ऑर्गन्स के अंदर सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं, कई सारी ब्रांचेज बना लेती हैं। और ये जो ब्रांचेज जो ऑर्गन में डिवाइड होती है फिर ऑर्गन से एमर्ज होके जो है ऑर्गन्स की जो वेन्स की ब्रांचेज है उनके द्वारा फिर वापस अपने फ्लूइड को वेना केवा में पोर करती है, हार्ट तक सेंड करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये 3 टाइप के हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम मैमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी का पोस्टीरियर, जो बॉडी का लोअर पार्ट है, वहां से जो वेन्स हैं वो फ्लूइड को लाती हैं, ठीक है, और किडनीज में पोर करती, किडनीज में सेंड करती हैं। तो किडनीज के अंदर इनका फिल्ट्रेशन होता है इन फ्लूइड का, फिर किडनीज से जो वेन निकलती है वो अब उसको हार्ट तक भेजती है वेना केवा के द्वारा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो एम्फीबियंस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो डाइजेशन होता है और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये जो सिंपलर एलिमेंट या जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वेन्स के द्वारा, ठीक है ना, ले लिए जाते हैं और उनको सेंड किया जाता है लीवर के अंदर। हिपेटिक वर्ड यहाँ लीवर से लिया गया है, ठीक है ना। तो दोबारा सुन लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होने के द्वार में एब्जॉर्ब होने के बाद में फ्लूइड के द्वारा लाए जाते हैं लीवर के अंदर। ओके, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये बच्चों हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कई सारी वेन्स निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में, अगले भाग के अंदर फ्लूइड को, सिक्रेशन को पोर करती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये पोर्टल सिस्टम का पार्ट था। एक बार हैंड रेज कर दो अगर आपको समझ में आ गया है। ये एक बार हैंड रेज कर दो सारे अगर आपको पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। पोर्टल सिस्टम क्या है कि कई बार जो वेन्स होती हैं, कई बार जो वेसल्स या वेन्स होती है वो ऑर्गन्स के अंदर सब ब्रांच्ड हो जाती है, फिर ऑर्गन्स की जो वेन्स निकलती हैं उनके द्वारा वो फ्लूइड जो है हार्ट, वेना केवा के द्वारा हार्ट तक सेंड किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किडनीज से कनेक्टेड है, यानी कि निचले भागों से जो फ्लूइड है
वो किडनीज तक आता है, फिर किडनीज में उसका फिल्ट्रेशन होता है। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो डाइजेस्टेड सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीवर तक लाए जाते हैं। फिर लेते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस से जो वेसल्स या वेन्स निकलती हैं वो अपने सिक्रेशन को पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग में पोर करती हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ओके बेटा, तो इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों ध्यान से देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। बच्चों ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इधर अलावा, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक है, अब लिम्फ क्या है? लिम्फ मैं बता देता हूं कि जब ब्लड कैपिलरी ब्लड आर्टरीज के द्वारा जाता है बॉडी ऑर्गन्स तक, तो वहां आर्टरीज आर्टेरियोल में, देन फिर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो कैपिलरीज आपको पता है कि सिंगल लेयर की एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है ना। तो उन कैपिलरीज में से जो फ्लूइड है अलग हो जाता है। जब ब्लड में से हम आरबीसी को अलग कर देते हैं, जब ब्लड में से आरबीसी को अलग कर देते हैं, प्लेटलेट्स को अलग कर देते हैं, तो पीछे बचने वाला जो व्हाइट फ्लूइड होता है या कलरलेस फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरी से आरबीसी पीछे रह जाती है, प्लेटलेट पीछे रह जाती है, और जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है और वो सेल्स के बीच में रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन का और CO2 का जो एक्सचेंज है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर हो जाता है। ध्यान से सुनना, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन या कोई भी न्यूट्रिएंट वो गया, फिर फ्लूइड के साथ में वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, ठीक है, जो सेल्स के बीच में है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो गई, और सेल से CO2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड से में आ गई, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो CO2 है वो ब्लड के अंदर आ गई। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दो तो पीछे जो व्हाइट या कलरलेस फ्लूइड है उसे हम लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ के द्वारा भी बच्चों न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके बेटा, अच्छा मैं यहां पर लिख के भी बता देता हूं आपको। ब्लड, लिम्फ क्या है? व्हाट इज लिम्फ? ब्लड माइनस आरबीसीज प्लस प्लेटलेट, ब्लड माइनस आरबीसीज प्लस प्लेटलेट, पीछे क्या बच गया? लिम्फ बच गया। क्या हो गया? लिम्फ हो गया। और बच्चों एक और चीज बताता हूं, सीरम क्या है? अब कई बच्चों को ये भी पता नहीं था सीरम क्या है। सीरम, लिम्फ या इसको ब्लड प्लाज्मा कह देते हैं। सीरम क्या है? ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन।
ठीक है बेटा, ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को भी यदि हम हटा दें, प्रोटीन को, तो उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो लिम्फ क्या है ये आपको अब समझ में आ ही गया। लिम्फ के द्वारा भी न्यूट्रिएंट्स का एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं हम, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड। बच्चों जो लिम्फ है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लिम्फ के अंदर WBCs पाई जाती है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स के द्वारा लिम्फ का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। लिम्फ वेसल्स को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक्स कहते हैं। लिम्फ वेसल्स को क्या कहते हैं? लिम्फेटिक्स कहते हैं। को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक्स। लिम्फ वेसल्स को वी आर आल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक्स। अब लिम्फ ग्लैंड क्या है? लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड क्या है? कि जब कई सारी लिम्फेटिक्स या दो से अधिक लिम्फेटिक्स आपस में क्रॉस करती है, तो वो क्या बना लेती है? लिम्फ ग्लैंड बना लेती है, लिम्फ नोड बना लेती है। ठीक है, इन लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज का, बी लिम्फोसाइट सेल, जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर होता है, लिम्फोसाइट्स का। ठीक है बेटा, तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है। हमारे आर्म पिट में, हमारे लेग्स में, हमारे गर्दन वाले पार्ट में, हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, तो जो है लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का। ये भी अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार अपना हैंड रेज कर दें आप। एक बार हैंड रेज कर दो बच्चों, अगर ये समझ में आ गया है टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बच्चों, डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन क्या देंगे आप लिम्फ का? कि व्हेन द ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज, it squeeze out and the RBC and platelets left in the blood capillaries and the fluid is squeezed out. This fluid is called lymph. इसे हम क्या कहते हैं? lymph कहते हैं। Okay, by the help of lymph the nutrients and hormones get transported. Okay, last topic ले रहा हूँ spleen. last topic क्या है? spleen इस चैप्टर का। स्प्लीन की बात कर लेते हैं अपन। यस बच्चों, स्प्लीन क्या है? व्हाट इज द स्प्लीन? बच्चों स्प्लीन भी एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के लेटरल साइड में पाया जाता है। ठीक है, स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का जो डिस्कार्ड होता है वो स्प्लीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। और स्प्लीन का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है। किसमें होता है? जो एम्ब्रियो की मीजोडर्म लेयर होती है, इससे स्प्लीन का ओरिजिन होता है। ओके बेटा, और आरबीसी, स्प्लीन के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है। स्प्लीन के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है स्प्लीन के अंदर। ठीक है ना, और स्प्लीन और लीवर ये दोनों मिलके आरबीसी बनाते भी हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ स्प्लीन और लीवर के अंदर आरबीसी का डिस्कार्ड भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये स्प्लीन का पार्ट है, और इसके अंदर जो अंदर फ्लूइड है उसे हम व्हाइट पल्प और रेड पल्प में डिवाइड करते हैं। ओके बेटा, तो इस चैप्टर में इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, और यहां तक ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया है। जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, इसमें हमने ब्लड कॉम्पोजिशन पढ़ा, ब्लड सेल्स को पढ़ा, हमने ब्लड ग्रुप्स को स्टडी किया, हमने हार्ट के बारे में स्टडी किया। तो आपको अगर समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दो, और मैं आपसे अब 2 मिनट एक बार बात करना चाहूंगा कि इस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है?
हम्म। हाँ बच्चों, एक लास्ट टॉपिक है स्प्लीन, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्प्लीन हमारे स्टमक के लेटरल साइड में पाया जाता है। स्प्लीन मीजोडर्म से ओरिजिन होता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी के डेड होने के बाद में उसका जो डिस्पोज है, उसका जो डिस्कार्ड है, वो लिम्फ के स्प्लीन के अंदर होता है। ओके, और स्प्लीन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी स्प्लीन के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है। स्प्लीन लीवर मिलके आरबीसी को प्रोड्यूस भी करते हैं, और स्प्लीन और लीवर दोनों के अंदर डिस्कार्ड भी होता है। ठीक है, और स्प्लीन के अंदर जो पल्प है, जो फ्लूइड है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। ओके, तो इसमें इतना ही करेंगे, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, यहीं रोकते हैं। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 19। इट इज अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो चैप्टर का नेम मैं लिख देता हूं पहले, चैप्टर 19। excretory product excretory products and excretory products and their elimination। excretory products and their elimination। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं एक्सक्रीशन क्या है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? ध्यान से सुनना बच्चों। बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं। डाइजेशन भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान कई सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, कई सारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और वो अगर हमारी बॉडी में पड़े रहे, एक्यूमुलेट होते रहे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी टू द आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म तक सभी में एक्सक्रीशन होता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, सभी में एक्सक्रीशन पाया जाता है। CO2 का प्रोडक्शन भी एक एक्सक्रीशन है। CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, इसके अलावा बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के रूप में हमारी बॉडी के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, इन सबका फॉर्मेशन होता है। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल, ठीक है ना। वो अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, वो यूरिया रिलीज कर रहे हैं, या वो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। इनके बेसिस पर हम इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा हार्मफुल और टॉक्सिक है ये। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो वो गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं, तो वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। सेकंड लेते हैं, मैं लिख देता हूं एनिमल्स के टाइप्स।
हम्म। बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव एग्जाम में बन जाता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स, थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटैलिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलो एनिमल्स ही कर देते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स एंड यूरेकोटैलिक एनिमल्स। बच्चों अमोनोटैलिक उन्हें कहते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को रिलीज करते हैं। तो जो जनरली एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं दे रिलीज आउट द अमोनिया। ओके, और अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सेकेंड हम लेते हैं यूरियोटैलिक। बच्चों जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो यूरिया का रिलीज करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक इन कंपेयर टू अमोनिया। ओके बेटा, तो हमारे अंदर भी यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी होता है। हालांकि हमारे अंदर बच्चों ह्यूमन के अंदर अमोनिया बनता है, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बनता है, लेकिन ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया हमारे लीवर के अंदर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमारे लीवर के अंदर अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। ठीक है, यूरियोटैलिक। तो लैंड एनिमल्स के अंदर यूरिया का रिलीज होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट लेते हैं यूरिकोटैलिक। बच्चों कुछ बर्ड्स हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म में फ्लूइड रिलीज होता है, एक्सक्रीशन होता है यूरिक एसिड का। तो यूरिक एसिड इज मोस्ट लेस टॉक्सिक, है ना, इन कंपेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। अमोनिया और यूरिया के कंपेयर में यूरिक एसिड और भी कम टॉक्सिक होता है और भी कम हार्मफुल होता है। तो ये यूरिक एसिड जो है आर्थ्रोपोड्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर जो है रिलीज होता है। ठीक है बेटा, तो इन बेसिस पर थ्री टाइप्स के ये ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बच्चों मैं बात करूंगा यहाँ पर टू टर्म्स की, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स and osmoregulators. Osmoconformers and osmoregulators. बच्चों ऑस्मो कन्फॉर्मर किन्हें कहते हैं? ऑस्मो कन्फॉर्मर जो है, एक सेकेंड, बच्चों ऑस्मो कन्फॉर्मर्स उन्हें कहते हैं जो ऑस्मोलैरिटी को, मतलब सॉल्ट के इम्बैलेंस को सेंस कर लेते हैं। ठीक है ना, उनको पता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहां पर सॉल्ट क्या है, तो वो सेंस कर लेते हैं, तो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को सॉल्ट कंडीशन में बनाए रखते हैं और बार बार रेगुलेशन करते रहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई फिश है, अगर वो हाइपोटोनिक कंडीशन में है, ऐसे पानी के अंदर है जहां पर सॉल्ट की मात्रा कम है, तो वो बार बार पानी को रिलीज करती रहती है, बार बार क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है, क्योंकि पानी अंदर जाता रहता है उनके। ठीक है ना, तो बार बार रिलीज करके वो क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई फिश ऐसी है जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पर है, ठीक है, और उसकी बॉडी से बार बार जो है पानी रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करती है, पानी को पीती रहती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है कि वो अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती है। क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। ठीक है बेटा, तो ये है। अब मैं बात करूंगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की।
ध्यान से देखिए बच्चों, 5 मिनट्स हैं, जल्दी से कंप्लीट करता हूं इस टॉपिक को। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन को करवाया जाता है या हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया बच्चों, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर और एसके हेलमिंथीज और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जो लोअर एनिमल्स हैं इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। फिर लेते हैं फ्लेम सेल्स बच्चों, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर फ्लेम सेल्स भी पाई जाती है फॉर द एक्सक्रीशन। फिर लेते हैं नेफ्रीडिया बच्चों, अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। इसके अलावा मेलपीगियन टिब्यूल्स, कॉकरोचेस के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर कॉकरोचेस जो एग्जांपल है कॉकरोच, उनके अंदर मेलपीगियन टिब्यूल्स पाई जाती है फॉर द एक्सक्रीशन। फिर लेते हैं किडनीज बच्चों, हायर एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनीज पाई जाती है फॉर द एक्सक्रीशन। एंड लास्ट लेते हैं एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स बच्चों आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कुछ एक आर्थ्रोपोड जैसे कि प्रॉन है तो इनके अंदर क्या एंटीनल ग्लैंड्स पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपके रिमेनिंग टॉपिक जो है इस चैप्टर के वो कल की क्लास में करेंगे अपन। आपको कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कीजिए और मुझसे पूछिए।